चलो यार, तुमने फरमाइश की और लो हम आ गए। एक दो दिन लगा, हम सोच रहे थे कि वीडियो क्या बनाना चाहिए, कौन से टॉपिक पे। छूटा हुआ है ना एक महीने से करंट अफेयर। देख क्या है ना, प्रीलिम्स अभी है 24 मई को। तो कुछ बच्चे हैं जो सर पे बैठे रहते हैं दिन भर, और अभी का करंट अफेयर काम का नहीं है। हमको पता भी नहीं था कि तुम वीडियो देख रहे हो। अगर पता होता कि तुम वीडियो देख रहे हो तो वीडियो बनाना मैं बंद ही नहीं करता। अब बंद हो गया तो फिर इस 20 दिन में हम सोच रहे थे कि क्या शुरू करें क्या शुरू करें। तो देख, डेली तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मैं हर 2-3 दिन पे ना एक वीडियो डाल दूंगा। फिर 24 मई को प्रीलिम्स होता है, रात में देखते हैं क्या डेस्टिनी होगी फिर आगे। तब तय होगा कि वीडियो कैसे डलेगा कैसे। लेकिन हाँ, इस 20-24 दिन में ना मैं 2-3 दिन के गैप पे एक वीडियो डालते जाऊंगा। अब जैसे कि आज देखो, ईरान, यूएसए, इसराइल, इतनी जो भसड़ मची है दुनिया में, इसके बारे में देख लेते हैं। करा दिए हुए हैं सब, लेकिन कुछ नई चीज़ें हैं जो शेयर कर दे रहे हैं, शायद कुछ को नहीं पता होगा। तो चलो, पहली बात तो कुछ पढ़ना वरना मत। देखो, ये अपना इंडिया है, ये इंडिया हो गया, ये हमारा पाकिस्तान, मतलब हमारा ही बच्चा है ना, तो पाकिस्तान। इधर अफगानिस्तान आ जाता है। ये पूरा जो दिख रहा है ना तुमको, ये नीचे, ये वेस्ट एशिया का रीजन है। और ये वाला जो दिख रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यही है। इसी की अभी पूरी कहानी पढ़ेंगे, न्यूज़ में चल रहा है ना। और ये है ईरान। ये एक एंगल हुआ। अभी तो हम कुछ बोले ही नहीं है, अभी तो बस हम मैप देख रहे हैं कि तुम देखो कि ईरान है कहाँ पे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ है, इंडिया कैसे दिख रहा है, और नीचे वेस्ट एशिया है हमारा। ठीक, एक और मैप देखो। अब ये ईरान को हम हल्का जूम कर दिए हैं, इंडिविजुअल ईरान को। ये पूरा ईरान है, ठीक है। ये जो तुम्हें हिस्सा दिख रहा है ना, ये ईरान का है। और ये जो दिख रहा है, ये देख, ये वाला चैनल जो है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ठीक है। और ईरान ना इसी को ब्लॉक करके बैठा है, ये इस वाले हिस्से को। ये जो है ना, ये 33 किलोमीटर का एक छोटा सा पतला सा समुद्र का रास्ता है, और यहीं पे ईरान ने इसको ब्लॉक करके रखा है। अभी क्यों किया है, क्या हुआ है, सब अभी आगे देखेंगे। अभी तो तुम बस मैप देखो। हॉर्मुज हॉर्मुज बहुत हो रहा है ना, तो देखो ये है हॉर्मुज, ठीक, ईरान के ठीक नीचे। अब इस वाले पे देखो, ईरान के ठीक नीचे ये चोक पॉइंट है, ठीक। और इसी हॉर्मुज से फिर आकर इधर हम अरेबियन सी में एंटर होंगे। अभी सारा दिखेगा, आगे देखते जाओ। ये दूसरा मैप तुमने देखा, ये इंडिविजुअल ईरान का देखा। इसी को चोक पॉइंट कह रहे हैं ना हम, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये। और देखो, ये ईरान, ये हॉर्मुज, ये पर्सियन गल्फ है। इधर इधर अरेबियन सी आ जाता है हमारा आगे, और यहाँ पे हमारा गल्फ ऑफ ओमान आता है। नीचे यूएई है, इधर ओमान है, इधर सऊदी अरब है। ये सब पूरा वेस्ट एशिया का पार्ट है, ठीक, क्लियर। और देखो, अब थोड़ा सा ना इस बार के प्रीलिम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये फैक्ट सब हैं, ये पढ़ लेना कि ईरान, ये पुराना न्यूज़ है इसलिए हम यहाँ लिखे हैं मे क्लोज, लेकिन अब तो क्लोज करके बैठा है ईरान। देखो ना, ये 2024 का न्यूज़ है, एक्चुअल ये टॉपिक है ही नहीं। अभी तुमको हम कुछ और कराएंगे इस वीडियो में। मेरा मकसद ये वीडियो में ये नोट्स कराना नहीं है, ये तो हम 5-5 बार करा चुके हैं। पूरा ही जरा ईरान, वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट सब करा चुके हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ अभी तुमको पता चलेगा। बस हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी बता दे रहे हैं, और जो तुम्हें मैप का एक आइडिया होना चाहिए आगे के टॉपिक को समझने के लिए, वो भी देखते जाओ। क्योंकि मैप से भी रिगार्डिंग इस टॉपिक से क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स इस बार पूछ सकता है, ठीक। तो ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, ये सब कराए हुए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉक होने से इंडिया पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है, ये पढ़ लेना। इससे 2025 के मेंस में GS2 का लास्ट या सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसी से वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट से यूपीएससी मेंस में पूछा है। GS2 क्वेश्चन नंबर 19 है या 20 है, जो भी हो, 2025 के मेंस का, ठीक। और ये टॉपिक वगैरह देखो कब का किया हुआ है, ये देखो, ये सब बहुत पहले हम लोग करके बैठे हैं। ये देखो, ये कब के कटआउट्स हम डाले हैं। हम भी ये तुमको आज करा ही नहीं रहे हैं, ये सब तो करा दिए हुए हैं। ये देखो, ईरान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंडिया को लेके, चाबहार, ग्वादर, मुंबई वाला पोर्ट हमारा। ये पाकिस्तान का सी पैक, ग्वादर से चाबहार पोर्ट मात्र 72 किलोमीटर के दूरी पे है, ठीक। अब वीडियो पे आते हैं अपने। आज हमारा वीडियो ना यहाँ से है। अभी तक तुमको हम ईरान का लोकेशन दिखाए, ये इंडिया के साइड से ईरान को देखो कैसा दिख रहा है। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये देखो, ये इंडिया, ये पाकिस्तान का सी पैक, ये अफगानिस्तान, ये ईरान, ये ग्वादर, सॉरी, ये चाबहार पोर्ट ईरान का, ये ग्वादर पोर्ट, और ये हमारा मुंबई पोर्ट। ये सब न्यूज़ में रहता है ना। अभी तो चाबहार बहुत न्यूज़ में है ईरान का। अब आ जाओ आज की वीडियो पे। ईरान, यूएसए, इजराइल, क्या ये वॉर आज शुरू हुई है?
हाँ, अभी लड़ते हुए ये लोग दिख रहे हैं, एक दूसरे पे बम बम पटक रहे हैं। लेकिन क्या ये कहानी आज की है? नहीं, 1950 के टाइम की ये कहानी है। 1950s से ये कहानी चली आ रही है। कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे इसमें प्रीलिम्स के लिए, जो तुमको हम हाईलाइट करते जाएंगे। अब शायद कुछ चीज़ें तुम लोगों को आइडिया ना हो तो देख लेना एक बार इसको, ये इस बार के प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो देखो, न्यूक्लियर डाइकोटोमी एंड वेस्ट एशिया टर्मोइल। न्यूक्लियर डाइकोटोमी मतलब एक विरोधाभास चल रहा है ना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर, और वेस्ट एशिया पूरी टर्मोइल होके परी परी है, हर जगह अटैक्स हो रहे हैं। यार तुम्हें पता है ये ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी किसने थी? आज यूएसए जो इसके न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रॉय करने के पीछे पड़ा है ना, ये यूएसए ने ही एक जमाने में ईरान को ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी थी। अभी देखते जाओ, ईरान के पास ना बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल के रिजर्व्स हैं, ये तो हम जानते हैं। अब देखो 1950 तक हालात ऐसे थे कि ईरान वेस्टर्न नेशन को 16% क्रूड ऑयल, 31% रिफाइंड फ्यूल जिसको तुम पेट्रोल और डीजल कहते हो, 60+% ऑफ बंकर फ्यूल, इतना अकेले ईरान सप्लाई करता था। किनको? वेस्टर्न नेशन को, जिसमें यूएसए ब्रिटेन आते हैं। ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात ये देखो, लेकिन ईरान सप्लाई तो करता था, लेकिन फायदा किसको मिल रहा था इस सारे का? इन सारे सप्लाई, देखो ईरान सप्लाई कर रहा है तो फायदा ईरान को मिलना चाहिए ना, लेकिन फायदा ईरान को नहीं मिल रहा था। देखो हो क्या रहा था, ये जो वेस्टर्न नेशन है ना, ये क्या किए हुए थे, रुक जा, ये जितने वेस्ट वाले ये लोग हैं ना, मेनली यूएसए ब्रिटेन, ये क्या किए थे, तेल तो ईरान का होता था, ये सब ईरान सप्लाई कर रहा था, लेकिन ईरान को एक पपेट रूलर बनाए हुए थे। मतलब इसके यहाँ जो रूलर था ना, वो इनके इशारों पे नाचने वाला था। इनके डीप स्टेट एक्टर्स, किन के? यूएसए के, ब्रिटेन के, जिनको तुम सीक्रेट सर्विसेज वाले लोग कहते हो, जिनको तुम बैकडोर डिप्लोमेसी, बैकडोर एंट्री, बैकडोर डिप्लोमेसी कराए है ना, याद आ रहा है? चलो इस बैकडोर एंट्री पे लास्ट में आते हैं, थोड़ा समा बांध के रखना चाहिए ना, लास्ट तक सस्पेंस बना रहेगा। बैकडोर एंट्री कब कराए थे? 14 अगस्त 2024 पहली बार, इंडिया अफगानिस्तान। अब तो रिश्ते बहुत अच्छे हो गए हैं इंडिया अफगानिस्तान के। हालात कुछ ये यूं हैं कि अभी हाल फिलहाल में इंडिया अफगानिस्तान गिफ्ट्स एक्सचेंज किए हैं, वीज़ा के नाम पे अफगानिस्तान में इंडियन सिटीजनशिप चलती है। मतलब ये बात कुछ ऐसा हो गया ना कि बैकडोर डिप्लोमेसी से देखो रिश्ता कितना इवॉल्व हुआ है। आइडियलिज्म और रियलिज्म का कॉन्सेप्ट जो तुमको लिंक करा के कराए थे, याद आ रहा है? इंटरनेशनल रिलेशन में भी पढ़ते हैं। चलो टॉपिक पे आ जाओ। तो डीप स्टेट एक्टर्स, ये जो बैकडोर डिप्लोमेसी में इन्वॉल्व होते हैं, जो अनक्लेम्ड एसेट्स होते हैं, अरे जासूस, इतनी मूवी धुरंधर आ गई, क्या दिखाया, गलत दिखाया सही दिखाया मूवी में छोड़ दो, वो तो अलग डिबेट है, लेकिन वो सारा वो जासूसी का नेटवर्क, ये सब क्या है? ये डीप स्टेट एक्टर्स हैं जिनको हम क्लेम नहीं करते हैं, लेकिन वो हमारे देश के लिए काम करते हैं। तो ये यूएसए और ब्रिटेन वाले जो इनके डीप स्टेट एक्टर्स थे, इन्होंने ईरान में क्या कर रखा था, ईरान के जो रूलर ये उस टाइम पे रूलर था ना, उसको अपना एक डमी बना कर रखा था। ये इनके इशारों पे नाचने वाली थी, इनके फेवर की सरकार थी। तो तेल सारा ईरान का होता था, और फायदा किनको मिल रहा था? इस वेस्टर्न नेशन को। यहां तक पूरी कहानी इज्जत से सही चल रही थी, लेकिन हुआ क्या? वही बात यहां तक लिखा हुआ है, देखो कि ईरान का सारा पैसा होता था, लेकिन सॉरी, ईरान का सारा तेल होता था, लेकिन फायदा किसको? वेस्ट को मिलता था। लेकिन एक ट्विस्ट आया कहानी में, कब? 1951 से, और यहीं से वॉर शुरू हो जाता है। 1951 में ईरान में हुआ रिजीम चेंज। ये जो पपेट रूलर इस टाइम पे बैठा था, किसका? यूएसए के डीप स्टेट एक्टर्स ने जो बिठा कर रखा था, ये गिर गया। ईरान में आया एक नया लीडर, और इसने क्या किया? ईरान के ऑयल को नेशनलाइज कर दिया, नेशनलाइजेशन ऑफ ईरान ऑयल, जिसका क्या मतलब हुआ कि अब तेल भी ईरान का होगा और फायदा भी ईरान का होगा। वेस्टर्न नेशन का फायदा खत्म अब। इसीलिए वेस्टर्न नेशंस के मन में डिस्कंटेंट आ गया। किसके मन में? अमेरिका और ये ब्रिटेन के मन में। सारी फसाद की जड़ यही लोग तो हैं। फिर जब डिस्कंटेंट आया ना, तो ये लोग फिर हार थोड़ी मानेंगे। ये लोग गोरे बहुत बेकार होते हैं ना, ये अंतिम तक वेस्टर्न नेशन वालों ने आग लगा कर रखा है। अभी भी 70, 80, 90% जो टर्मोइल चल रहा है पूरा वेस्ट एशिया में हो या कहीं भी हो, ये
अमेरिका, ब्रिटेन, वेस्टर्न नेशंस का ही इन्वॉल्वमेंट है और बहुत हिस्टोरिकल इन्वॉल्वमेंट है जो अभी तक चला आ रहा है। अभी तुम देखो ना 1951 से कहानी चली। 1951 में ईरान में सरकार चेंज हुई और उसने ईरान के तेल को नेशनलाइज कर दिया। इससे वेस्टर्न नेशन के मन में बात खटकने लगी कि अब तो इनको फायदा मिलेगा नहीं क्योंकि इनका पपेट रूलर गिर गया, नया लीडर आ गया है। लेकिन फिर से इन्होंने अपने डीप स्टेट एक्टर्स को लगवाया और जो उस नया ये लीडर आया जिसने रिजीम चेंज जब हुआ, नया लीडर जो आया ईरान का जिसने नेशनलाइज किया ईरान के ऑयल को, उसको जेल में डाल दिया। कौन लोग ने? यूएस और ब्रिटेन के डीप स्टेट एक्टर्स ने ईरान के लीडर को जेल में डाल दिया, सोचो। और ईरान को एक वेस्टर्न नेशन का एलाई बना दिया, मेड ईरान ए एलाइड स्टेट ऑफ वेस्ट। अब वापस से ईरान कठपुतली बन गया किसका? वेस्टर्न नेशन का। लेकिन यहाँ पे एक चिंगारी जग गई थी। चिंगारी क्या जगी? ईरान का जो आम जनता था, वहाँ का जो लोग था, उसके मन में डिस्कंटेंट आ गया कि अरे हमारे चुने गए इस लीडर को, 1951 वाले लीडर को जिसने ईरान के तेल को नेशनलाइज किया, इसको हमने वोट देकर चुना था और हमारे लीडर को ये वेस्ट वाले जेल में डाल दिए, मतलब ये पूरा ईरान का अपमान कर रहे हैं। हमारे लिए भी तो आज़ादी कितनी इंपॉर्टेंट थी, हम भी उसी टाइम पे आज़ाद हुए थे वेस्ट से। तो उसी तरीके से ईरान के लोग भी ये कह रहे थे कि यार हमने जिनको वोट देकर यहाँ जिताया है, जो नेशनलाइज किए हैं ईरान को, उनको वेस्टर्न नेशन वाले जेल में डालकर कैसे ईरान को एक बफर बना लिए अपना। तो इसलिए लोगों के मन में डिस्कंटेंट आ गया था, चिंगारी जग गई थी लोगों में। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ, वेस्ट के खिलाफ। ठीक। अब 1957 का टाइम आता है। एटम्स फॉर पीस कितनी बार करंट अफेयर में कराए हैं अभी 6 महीने में? 3 से 4 बार। ये एटम्स ऑफ पीस जो है, अगर सवाल आ जाए प्रीलिम्स में तो बोलना मत कि भैया का सेटिंग है यूपीएससी चेयरमैन से, ठीक है, आ सकता है। अभी और कुछ पॉइंट हैं जो हम बताते जाएंगे कि आ सकता है। यहाँ हम डिटेल कराए ही नहीं है। एटम्स ऑफ पीस करंट अफेयर में 3-4 बार करा चुके हैं। तो 1957 में यूएस एटम्स फॉर पीस लाता है और इसी एटम्स ऑफ पीस के अकॉर्डिंग ईरान को दी जाती है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि ईरान यहाँ पे वेस्ट का एलाइड स्टेट बना हुआ है ना। देखो 1951 वाले लीडर को तो जेल में डाल दिया, अब यहाँ पे इनके फेवर का लीडर बैठा हुआ है, तो एटम्स फॉर पीस लाकर इनको दे दिए क्या? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। सब कुछ दिया, टेक्नोलॉजी दिया, रॉ मटेरियल दिया, साइंटिस्ट दिया। तेहरान में जो तुम अभी ईरान का न्यूक्लियर साइट जानते हो, इसको एस्टेब्लिश भी इसी यूएसए ने किया था। क्या बोलेगा ये? 1957 में। ठीक। अब ईरान में इस फैसिलिटी को एस्टेब्लिश कर दिया तेहरान में यूएस वालों ने। फिर क्या किया वेस्टर्न नेशन ने फिर और ज़्यादा पूरे वेस्ट एशिया में इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट किया। यहाँ रुकना है इस पॉइंट पे। देखो ये ईरान है ना, और ये नीचे ना सऊदी, यूएई, कुवैत, ओमान, सब नीचे। इसको भी तुमको अभी आज ही डिटेल में दिखाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। बस अभी के लिए इतना समझो कि हॉर्मुज के नीचे वाला जो एरिया है ना, ये वेस्ट एशिया है, या इसी को मिडिल ईस्ट कहते हैं। ठीक। और ये सब वेस्ट एशिया में ना मेनली ऑयल प्रोड्यूसर, क्रूड ऑयल, एलएनजी के रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सब ऑयल प्रोड्यूसर, जीसीसी कंट्रीज, ओपेक कंट्रीज, इसी में से निकलते हैं जो हम करंट अफेयर में पढ़ते रहते हैं। अब आ जाओ अपने उस वापस पॉइंट पे। तो यूएसए ने पहले ईरान को पकड़ा। क्यों? क्योंकि इसके पास इतना सारा रिजर्व्स था। एटम्स ऑफ पीस लाकर ईरान को अभी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिल चुका है। ठीक, यूएसए ने दे दिया है। अब यूएसए सोचा, उसकी लालच और भरी, उसने कहा कि यार सिर्फ ईरान ही क्यों, ये पूरे वेस्ट एशिया में एनर्जी और गैसेस का रिजर्व्स है, पूरे वेस्ट एशिया में अपना इन्वॉल्वमेंट फैलाओ। तो जैसे कि देखो 1974 में यूएसए ने सऊदी के साथ डील की। क्या डील की? यूएस ने सऊदी को कन्विंस किया। क्या कन्विंस किया? कि बेटा तुम ये जो तेल बेच रहे हो ना, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, इसको तुम सिर्फ डॉलर में बेचो। किस में बेचो? सिर्फ डॉलर में बेचो। और सऊदी को ये कहा कि तुम अपने जो जीसीसी के कंट्रीज है ना, कुवैत, ओमान, बहरीन, पूरे वेस्ट एशिया वाले जो अभी ऊपर दिखाए, उनको भी बोला, ओपेक कंट्रीज को भी बोला कि तुम भी सिर्फ डॉलर में बेचो। और बदले में यूएसए क्या देगा सारे जीसीसी कंट्रीज को और सऊदी को? तो बदले में यूएसए बोला कि अगर तुम सिर्फ डॉलर में क्रूड ऑयल बेचोगे ना, तो तुम्हारे सिक्योरिटी की गारंटी मेरी, तुम सबको सिक्योरिटी हम देंगे। अब ये जो हमारे
ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थे, ओपेक कंट्री, जीसीसी, सऊदी, ये सब मान क्यों गए यूएस के इस प्रपोजल पे? तो मान इसलिए गए क्योंकि सऊदी, ओमान, ये सब ना इस्लामिक कंट्री है, यहाँ पे सक्सेसर्स चलते हैं, तो यहाँ पे रीजनल सक्सेसर्स के बीच फाइट बहुत हो रहा होता है, इनको अपने सत्ता का डर होता है, इसलिए ये यूएस के गोद में जाके बैठ गए कि हाँ भैया तुम मेरी सत्ता बचाए रखना, लीडरशिप बचाए रखना, सिक्योरिटी देते रहना, ठीक है हम क्रूड ऑयल डॉलर में बेचेंगे। और यहाँ पे एक बात और हुई थी, यहाँ पे इस पॉइंट पे एक बात और हुई थी, वो हम नहीं बताएंगे क्योंकि टॉपिक ना डेविएट कर जाएगा। यहाँ पे हुआ यह था ना कि डॉलर की वैल्यू अचानक से गिरने लगी थी इस 1974 के टाइम पे, तो यूएस ने सोचा कि डॉलर के वैल्यू को कैसे बैक किया जाए। तो एक इंटेंशन ये भी था कि क्रूड ऑयल अगर सिर्फ डॉलर में बिकेगा तो डॉलर वापस से स्ट्रांग होगा। कैसे होगा देखो, तो यूएसए ने क्या डील किया सऊदी और सारे वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ कि बेटा तुम लोग डॉलर में सिर्फ क्रूड ऑयल बेचो और बदले में तुमको हम सिक्योरिटी देंगे, ठीक। अब जब डॉलर में तेल बिकेगा, अगर डॉलर में तेल बिकेगा तो तेल खरीदने के लिए क्या चाहिए होगा? डॉलर। जब तेल की डिमांड बढ़ेगी तब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, और तेल की डिमांड तो हमेशा बढ़ी रहती है। एक दिन किसी कंट्री में क्रूड ऑयल या पेट्रोल रिजर्व ना आए तो हाहाकार मच जाएगा। तो तेल की डिमांड इज इक्विवेलेंट टू डॉलर की डिमांड। यूएस ने क्या किया है तुम समझ रहे हो? कंडीशन लगाया है कि सारे गल्फ कंट्रीज जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं वो सिर्फ डॉलर में तेल बेचेगा, ठीक है। और इसी को कहते हैं पेट्रो डॉलर। पेट्रोल और डॉलर मतलब क्रूड ऑयल सिर्फ डॉलर में बिकेगा, जिसका मतलब ये हुआ डिमांड ऑफ क्रूड ऑयल इज इक्विवेलेंट टू डिमांड ऑफ डॉलर। जितनी ज़्यादा तेल की डिमांड बढ़ेगी उतनी ज़्यादा डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि तेल जब बिकेगा डॉलर में बिकेगा, तेल खरीदना है तो डॉलर दो, और किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इकोनॉमिक्स का गोल्डन रूल। तुमको तो यार 5 बार इकोनॉमिक्स पढ़ाए हैं, चलो बाकी लोग को तो चलो 1 बार पढ़ाए, 2 बार पढ़ाए, तुमको तो 5 बार पढ़ाए। चल हाँ, ये सब वही लिखा है, पेट्रो डॉलर कॉन्सेप्ट याद रखना। इसी से एक कॉन्सेप्ट इमर्ज आया, कौन से, किससे? सऊदी और यूएस के डील से, कि तुम बेटा पेट्रोल और क्रूड ऑयल बस डॉलर में बेचो, हम तुमको सिक्योरिटी देंगे। यूएसए ने बोला, और रिजल्ट क्या आया, कॉन्सेप्ट क्या इमर्ज हो गया? पेट्रो डॉलर। यही पेट्रो डॉलर सारी लड़ाई की जड़ है। जो कंट्री ऑयल किसी दूसरे करेंसी में बेचता है उसके साथ यूएस का टसन हो जाता है, क्योंकि दूसरे करेंसी में अगर वो ऑयल बेचेगा तो डॉलर की डिमांड नहीं होगी, डॉलर कमजोर होगा, और जो हेजेमनी है डॉलर की वो इम्पैक्ट होने लगेगी। अल्टीमेटली यूएसए की हेजेमनी इम्पैक्ट होने लगेगी। वेनेजुएला के साथ क्या हुआ है? वो क्रूड ऑयल डॉलर में बेचना बंद कर दिया था, इसलिए उठवा लिया। असली कारण बैकडोर डिप्लोमेसी। आएंगे, अभी लास्ट में आएंगे। चलो देखो, एनीवन इन मिडिल ईस्ट हु सेल क्रूड अपार्ट फ्रॉम डॉलर डिसकंटेंट विथ वेस्ट, लड़ाई हो जाती है। अब समय और आगे बढ़ा है, समय और आगे आ गया है। किसका समय आ गया है? 1979। यहाँ पे आयतुल्ला खमेनी की सरकार आती है। ये वो नहीं है जो अभी है, अभी वाला तो अली खमेनी है जो मर गया। क्या सही में मरा है? हम क्वेश्चन मार्क लगाए हैं इसके डेथ पे। कहाँ है? रुक जाओ, कहीं तो लगाए हैं। हाँ, 2026 में भी खबर आई है ना कि अली खमीनी मर गया। सही में मरा है? ठीक है, न्यूज़ तो आ गया है, बॉडी नहीं मिली है, लेकिन कुछ हम बोल थोड़ी ना रहे हैं। ठीक है, चलो कहाँ थे? हाँ, अब टाइम इसका आ गया है। नहीं, इसका नहीं, इससे पहले आया है, इसके पिताजी का। इसके पिताजी हैं ये आयतुल्ला खमेनी, ठीक, जो 1979 में सरकार में आते हैं। लेकिन देखो यहाँ तक यूएस, रुक जाओ साफ करने दो पहले। देखो टाइम किसका आ गया है? आयतुल्ला खमेनी का, 1979 का। अभी तक देखो ईरान वेस्ट का एक प्रॉक्सी बना हुआ है, मतलब वेस्ट का एक एलाइड स्टेट बना हुआ है। वेस्टर्न नेशन अमेरिका के हाथों में ईरान की पूरी डोर है। एटम्स ऑफ पीस से उसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे दिया। पूरे वेस्ट एशिया में पेट्रो डॉलर डोमिनेंस कर दिया वेस्टर्न नेशन ने। अभी तक तो पूरा ठीक समय चल रहा था, सब चीज़ यूएस के हाथ में था, वो बाजी जीत रहा था। लेकिन 1979 में समय आता है किसका?
आयतुल्ला खमेनी का, जो कि एंटी वेस्ट सोच रखते थे, क्योंकि ये इंसान इस ग्रुप से इन्वॉल्व था। ध्यान से पढ़ना, हम बोले थे ना कि 1951 में जिस लीडर ने नेशनलाइज किया ईरान के ऑयल को, उसको वेस्टर्न नेशन ने अपने डीप स्टेट एक्टर्स के थ्रू जेल में डलवा दिया था। और यहाँ पे इससे लोगों के बीच एक खटास आ गई थी वेस्ट के खिलाफ कि हमारे चुने गए लीडर के खिलाफ तुम उसको अरेस्ट कर लिया, जेल में डाल दिया, ये तो ईरान के लोगों की बेइज्जती है। तो ईरान के लोगों ने इसको दिल पे ले लिया था और ये लीडर यहीं से उभर कर आया था। सॉरी, ये भी दोनों सेम ही है। ये अली खमेनी इनके पिताजी हैं आयतुल्ला खमेनी, ठीक। इसी 1979 वाले को सक्सीड किया है फिर 1989 वाले में, और ये अभी तक चला आ रहा था। जिसका डेथ आया है न्यूज़ की वो मर गया, ठीक। तो 1979 में इनकी सरकार आ जाती है। ये एंटी वेस्ट सोच रखते हैं। क्यों रखते हैं? 1951 का डिसकंटेंट जो जेल में भेज दिया था, याद रखना, उसी से उभर के ये आए हैं। और ये एंटी वेस्ट सोच रखते हैं। और इस टाइम पे लोगों ईरान की लोग भी इनके साथ हो गए और वेस्ट के खिलाफ हो गए, क्योंकि वो खिलाफ तो पहले से थे। एक चिंगारी की देर थी, लीडर वैसा आया, लोगों को आवाज़ मिला, वेस्टर्न नेशन, वेस्टर्न बॉयकॉट शुरू हो गया। जैसे इंडिया में हुआ आज़ादी के टाइम पे, वैसे यहाँ शुरू हुआ। लेकिन ये आयतुल्ला खमेनी ना, ये न्यूक्लियर वेपन के खिलाफ थे। इनका कहना था कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो होते हैं ना, वो इस्लाम में पाप के समान है, इसको नहीं प्रमोट करना चाहिए। और फिर इनका रिजीम ख़त्म हो गया, लेकिन इनका रिजीम भी पूरा एंटी वेस्ट भी था। और फिर 10 साल बाद, ज़्यादा टाइम इनका रिजीम चला ही नहीं, देखो ना 79, और 79 के बाद 10 साल बाद 89 इनके बेटे अली खमीनी आ गए, जो अभी तक चल रहे हैं। अली खमीनी आए तो ये बड़ी खतरनाक काम शुरू करती है। देखो क्या करती है, प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट कर दिए हमास, हिजबुल्ला, हुती, जो तुम आज पढ़ते हो, ये स्टार्ट किया 1989 में। और इसको सपोर्ट किसका मिला? पहले सोवियत का मिलता था, अब रसिया, चाइना खुलेआम गोद में बिठाया है ईरान को। ईरान इतना कमज़ोर नहीं है, अभी ईरान की ताकत आगे बताते जाएंगे, देखते जाना, ठीक। ईरान के अंदर ये आया कि अब हम लीड करेंगे पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को। देखो रुक जाओ एक सेकेंड, यहाँ इसकी सरकार आने से पहले तक ये पूरा वेस्ट एशिया, देखो पेट्रो डॉलर, और यहाँ तुमको जो हम पूरा वेस्ट एशिया दिखाए हैं, ये वाला पूरा रीजन वेस्ट एशिया, ये नीचे का ये पूरा वेस्ट एशिया, ये तो पूरा यूएसए का पपेट है। बस यहाँ सरकार 1979 में चेंज हो गई। अब यहाँ कहानी बदल रही है, लेकिन ये सब अभी भी यूएस का पपेट है। ये सब अभी भी आज के डेट में भी, आज कितना डेट है, 1 मई 2026, आज भी ये सब यूएस का पपेट है सब, ठीक। लेकिन ईरान के पास बहुत स्ट्रेटजिक एडवांटेज है, अभी बताएंगे आगे क्या। तो कॉन्सेप्ट तो अभी भी चल रहा है वही पेट्रो डॉलर का ही, लेकिन ईरान बस बगावत पे उतरा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लीडर चेंज हुआ, सरकार चेंज हुआ, सारी क्रोनोलॉजी तुमको बताए हुए हैं। ईरान को रसिया और चाइना खुलेआम गोद में बिठाकर पैसा दे रहा है, आज भी दे रहा है, पूरी सपोर्ट, ठीक। और इसके अंदर, ईरान के अंदर ये इंटेंशन है कि इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर हम बनेंगे। ये सऊदी, बहरीन, ये सब तो वेस्टर्न के एलाइड हैं, इनको कोई हक नहीं है इस्लाम को लीड करने का। इस्लाम के सच्चे प्रोपोगेटर तो हम हैं। ईरान को इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनना चाहिए, ठीक। और अली खमीनी जब आए ना, तो इन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को रिवाइव करना शुरू कर दिया। एक सेकंड रुको, कौन सी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है? ये वही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है जो यूएस दे के गया था, ठीक है। और अब जब लड़ाई हो गया और ये रिवाइव कर रहा है, तो यही यूएस से लड़ रहा है कि तुम्हारा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बनाने नहीं देंगे। अरे जब तुम्हारा फायदा था तो दे आए 1957 में, और अब तुम बनाने नहीं दे रहे हो। तो वेस्टर्न नेशन की ये डबल माइंडनेस तो है। यहाँ तक की बात हो गई कि अली खमीनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी बनाना शुरू कर दिए। कब? ये अभी हम 1989 में जी रहे हैं, अभी आगे नहीं बढ़े हैं, ठीक। ये 1989 की कहानी चल रही है। अब प्रीलिम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ले लो, पूछ दे अगर, तो फिर नहीं बोलना कि सेटिंग है मेरा यूपीएससी के साथ। यूरेनियम जब जमीन से निकालोगे ना एकदम रॉ फॉर्म में, तो उसमें यूरेनियम 238 आइसोटोप्स होता है। 99+% इसी का कंटेंट होता है। किसका? यूरेनियम 238 का। लेकिन ये इस्तेमाल के लिए सही नहीं होता है, इसको हम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं, ना बिजली बनाने में, ना न्यूक्लियर वेपन बनाने में। और एक और कंटेंट होता है, यूरेनियम जब रॉ फॉर्म में निकलता है तो एक कंटेंट तो निकला ये U-238, और दूसरा कंटेंट निकलता है U-235 आइसोटोप, और ये मात्र लेस देन 1% रहता है। कौन से यूरेनियम में? रॉ फॉर्म के यूरेनियम में, क्योंकि 99 से ज़्यादा तो ये है U-38 वाला। तो ये
235 वाला लेस देन 1% रहता है, और यही 235 वाला न्यूक्लियर वेपन के लिए यूज होता है। तो भैया ये 1% थोड़ी ना होगा, तो इसको इनरिच करना होगा। इसलिए यूरेनियम इनरिचमेंट तुम बार बार सुनते होगे कि ईरान यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहा है, यही इनरिच कर रहा है। ये तो बेकार है। देखो, कच्चा यूरेनियम जमीन से मिट्टी खोद के निकाल लो, ऐसे जाओ 2-3 बार कुदारी चलाना, मिट्टी निकल जाएगा, यूरेनियम निकल जाएगा। वो जो तुम कच्चा यूरेनियम निकाले ना, उसमें U-238 है 99%। 1% क्या है? U-235। U-238 बेकार है, किसी काम का नहीं है। 235 से न्यूक्लियर वेपन बन सकता है, लेकिन ये तो 1% है। बनाओगे कैसे? तो इसको इनरिच करो, इसको न्यूट्रिएंट्स दो, ग्लूकोज चढ़ाओ, इसको डिहाइड्रेशन हो गया है, इसको पानी उनी चढ़ाने की जरूरत है। तो ईरान इसी की यूरेनियम इनरिचमेंट करता है, जो तुम खूब न्यूज में सुन रहे होगे। कोई भी देश करता है, यूरेनियम को इनरिच करके ही यूज किया जाता है, इसलिए यूरेनियम इनरिचमेंट टर्म यूज होता है। ईरान शुरू कर दिया करना, क्योंकि वो रिवाइव कर रहा था वेस्टर्न नेशन से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। और देखो, यूरेनियम का ये जो U-35 आइसोटोप्स है, जिसको इनरिच करना होता है, तो अगर ये 5% तक इनरिच कर दिया गया तो बिजली बनती है, 90% से ज़्यादा कर दिया तो न्यूक्लियर वेपन बन जाएगा। ठीक, अभी बताएंगे ईरान कितना कर दिया था क्या है। अभी भी न्यूक्लियर वेपन वो बना रहा है, अंडरग्राउंड उसका काम चालू है, यूरेनियम बचा के रखा है। B2 बॉम्बर आया गया, अभी आ रहे हैं, B2 बॉम्बर भी आएगा इसी PDF में। ठीक, तो ईरान बनाना शुरू कर दिया, यहाँ तक रिवाइव कर रहा है। कौन सा समय चल रहा है? 1989 का। लेकिन फिर से खबर लग गई वेस्टर्न नेशन को कि अरे यार, ये तो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, न्यूक्लियर इनरिचमेंट शुरू कर दिया है। तो डीप स्टेट एक्टर्स हो गए ये, अमेरिका के, ब्रिटेन के CIA हो गए, फिर से तुम्हारे ये इजराइल का मोसाद है, ये सब मिलकर ना इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। या फिर साइंटिस्ट जो बना रहे होते थे उसको किडनैप करके मरवा देना। देखे होगे कि कैसे फिल्म वगैरह में दिखाते हैं स्पाई नेटवर्क, वही काम। रियल एक्चुअल डिप्लोमेसी तो वही है, 70% डिप्लोमेसी, बैकडोर डिप्लोमेसी, बैकडोर एंट्री। आएंगे लास्ट में, आएंगे इस पॉइंट पे, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये बैकडोर डिप्लोमेसी से या तो उसके रिएक्टर्स में ब्लास्ट करवा दिया या साइंटिस्ट को मरवा दिया। कौन? ये वेस्टर्न नेशंस के डीप स्टेट एक्टर्स। ठीक, और फ्रंट डिप्लोमेसी, सामने से जो इज्जत वाली डिप्लोमेसी होती है, उसमें क्या किया कि ईरान पे सैंक्शन लगा रहे हैं, काटसा में सैंक्शन लगाया है, स्विफ्ट पेमेंट में बैन किया है। देखो, सब कराए हुए हैं। ये तो बस नई चीज करा रहे हैं। देखो ना, काटसा भी लिखा होगा, कहीं ना कहीं लिखा होगा, ये देखो काटसा। पढ़ लेना, हम कराए हुए हैं। ठीक, तुमको बस नई चीज करा रहे हैं। कहाँ करा रहे थे? हाँ, बैकडोर डिप्लोमेसी। आएंगे तो ये तो पीछे के रास्ते से काम होता है, और सामने से बिल्कुल दिखाकर क्या किया जाता है। तो देखो, हम तुम पे सैंक्शन लगा रहे हैं, तुम पे फाइन लगा रहे हैं, तुमको स्विफ्ट पेमेंट से बैन कर दिए। तो 2009 में ईरान को स्विफ्ट पेमेंट से भी बैन कर दिया था अमेरिका ने। बहुत दिक्कत हो रही थी, तो ईरान के पास अपनी रिजर्व्स है ना भाई, ऑयल के। हॉर्मुज को ब्लॉक कर सकता है ना, तो ईरान भी काउंटर करता है। और ईरान बहुत क्रूशियल है एनर्जी सप्लाई के लिए, ऊपर ही बता के लाए हैं। तो काम चल नहीं रहा था, तो 2015 में ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन होता है। क्या है? 3 बार 4 बार कराए हैं अभी मात्र 1 साल में। और ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन में ये बोला गया कि ईरान ठीक है, तुम मात्र 3.65% तक इनरिचमेंट करना, इससे ज्यादा नहीं। देखो, ओरिजिनल यूरेनियम में कितना होता है? U-235 मात्र 1%। इसको क्या करना होता है? इसको इनरिच करना होता है। ये देखो, ये इनरिचमेंट करना होगा ना, इनरिच करेंगे तभी ये न्यूक्लियर वेपन में हम यूज कर लेंगे। 90 होगा तो न्यूक्लियर वेपन बनेगा, 5 होगा तो बिजली बनेगा। कहा क्या ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन में कि तुम मात्र इतना करना। चलो, एक बार के लिए ईरान इसको मान गया, लेकिन ये करने के लिए क्या कहा कि ये करोगे भी ना 3.6% तक इनरिचमेंट किसका? U-235 आइसोटोप्स का। तो ये करना भी तुमको किसके मॉनिटरिंग में है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। पूछे प्रीलिम्स में, आरोप मत लगाना कि भैया का सेटिंग है। ठीक, कराए हुए हैं, पूछ सकता है ये। और 24 घंटे 7 दिन मॉनिटरिंग में ये काम होगा। ईरान के अंदर जितनी भी इन्रिचमेंट होंगी, मतलब सीधी सी बात, ईरान के सारे न्यूक्लियर फैसिलिटी में कैमरा वैमरा इंस्टॉल हुआ। उसके ऑफिसर्स जब चाहेंगे, किसके? IAEA के, ईरान के लैब में जाके विजिट वगैरह वो कर सकते हैं। ठीक, लेकिन
फिर आ गए ट्रंप, 2018 में ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को ख़त्म कर दिए। 2021 में बिडेन आया, शुरू करने की कोशिश किया कि वापस से ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को शुरू किया जाए, लेकिन फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि इसी समय 2021 में इजराइल ने बम मार दिया नतांज पे। नतांज क्या है? ये वही साइट है न्यूक्लियर ईरान की, ठीक है। अब बम मार दिया। अब तुम्हारे मन में एक ये भी डाउट आ रहा होगा कि इजराइल काहे आता है बीच में। देखो भाई, इजराइल की ना सर्वाइवल की लड़ाई है। पूरा वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट जो है इस्लामिक कंट्री है। इजराइल एक अकेला यहूदी का देश है और कोई कारण नहीं है, बस रिलीजियस फैक्टर है कि एक बेचारा अकेला यहूदी देश है। अगर वो नहीं लड़ेगा ना, या फिर अगर वेस्ट एशिया में कोई भी न्यूक्लियर वेपन बना लिया, तो इजराइल के एग्जिस्टेंस के लिए सबसे बड़ा थ्रेट हो जाएगा। तो इजराइल के एग्जिस्टेंस का स्ट्रगल है, क्योंकि वो पूरे मिडिल ईस्ट इस्लामिक वर्ल्ड के बीच एक अकेला जूइश कंट्री है, बस, और कुछ नहीं। तो इसीलिए इजराइल ने बम मार दिया। कहाँ? ईरान के नतांज पे, न्यूक्लियर साइट पे डिस्ट्रक्शन हुआ। ईरान कहा हम बदला लेंगे। कैसे बदला लेंगे? तो बदला हम बम मार के नहीं लेंगे। बम का बदला बम से नहीं लिया जाएगा, बदला ऐसे लिया जाएगा। प्रॉमिस क्या किए थे? 3.6.5% करेंगे ना। लो, हम पे बम मारे हो तुम, अब हम 60% इनरिचमेंट करेंगे, और कर लिया। 2025 लास्ट 26 में रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की कि ईरान हैज़ अचीव्ड 60% ऑफ इट्स न्यूक्लियर U-235 इनरिचमेंट। 60% तक पहुंच गया, और जब 60% पे पहुंच गया ना, तो इसको 90 करने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लगेगा। इसीलिए तो धड़ाधड़ ट्रंप आया, B2 बम्बर लाया, और चारों न्यूक्लियर साइट ईरान की, कौन कौन सी? कराई, फोर्डो, हसन और नतांज, चारों पे बम गिरा दिया। ट्रंप आया, B2 बम्बर लाया, बम गिरा के निकल गया। 2025 जून में कराए थे। देखो देखो यार, देखो ना, जून 2025, पूरा वेस्ट एशिया इसी में तो जो 3 PDF कराए हुए हैं। 2025 का अगस्त में मेंस हुआ है, और GS2 का क्वेश्चन नंबर 19 या 20, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन वेस्ट एशिया सीधे एनर्जी सिक्योरिटी से पूछा हुआ है, ठीक। तो B2 बॉम्बर लाया, बम मार दिया। लेकिन ईरान ने न्यूक्लियर वेपन में जो यूरेनियम वो इनरिच कर रहा था, ये 60%, इसको बचा लिया, इसका बैकअप लेके निकल गया और अंडरग्राउंड में काम करने लगा। अब कहाँ अंडरग्राउंड, ये भी बताते हैं। फिर से डीप स्टेट एक्टर्स, वेस्टर्न नेशन वालों के जासूसों को पता लग गया कि अरे यूरेनियम तो बच गया है, काम अंदर चल रहा है ईरान का। और ये समय कौन सा है? 2025, पिछले साल जो लड़ाई हुई। और फिर 2025 में यही अमेरिका के डीप स्टेट एक्टर्स ने, वेस्टर्न नेशन के डीप स्टेट एक्टर्स ने लोगों से प्रोटेस्ट करवा दिया, ईरान के लोगों से प्रोटेस्ट करवा दिया सरकार के खिलाफ, और 5000 प्रोटेस्टर्स को ईरान में मारना पड़ा, ठीक। और फिर 2026 का समय आया, ओमान में निगोशिएशंस चल रहे थे, लेकिन खबर लग गई कि खमीनी और जितने भी ईरान के टॉप लीडर हैं वो एक जगह बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। वापस से बॉम्बर आया ट्रंप का, और बम गिरा दिया एक बिल्डिंग पे। हजारों बम गिराया है ईरान पे अभी 2026 में, और खबर आई है कि ये मर गया। ब्रैकेट में लिखा है रियली। क्या सही में मरा है यार? B2 बॉम्बर से इसके चारों साइट पे प्रिसीजन स्ट्राइक किया अमेरिका, तब तो ये यूरेनियम बचा के निकल गया। और ये जब पता है उसको कि वेस्टर्न नेशन कभी भी अटैक कर सकता है, तो वो ऐसे खुलेआम मीटिंग में बैठेगा और उसको खबर नहीं लगेगी कि अटैक होने वाला है। ईरान को अकेला मत समझना, रसिया चाइना उसके पीछे खड़े हैं, दोनों कंधे पे हाथ रख के। और ईरान अकेले क्या दम रखता है वो भी अभी कराते हैं। पूरे वेस्ट एशिया में खाना पानी नहीं पीने देगा। हम वर्ड सही यूज़ कर रहे हैं, खाना भी नहीं पहुंचने देगा, पानी भी नहीं पहुंचने देगा। वेस्ट एशिया प्यासे और भूखे मरेगी अगर अकेला ईरान चाहे तो। कैसे आते हैं बताते हैं। तो खबर ये आई कि 2026 में मर गया अली खमीनी। चलो ठीक है, मरा जिंदा है बात की बात है, हटाओ, मर गया, हम तो यही मान के चल रहे हैं मर गया, भूल जाओ। अब ईरान में एक नियम लगा हुआ था ये खमीनी के टाइम पे कि अगर रूलर जो है ईरान का वो मर गया तो एक डॉक्ट्राइन लागू हो जाएगा। उस डॉक्ट्राइन का नाम है मोज़ाइक डॉक्ट्रिन। पूछे प्रीलिम्स में तो कंफ्यूज मत होना कि ये मोज़ाइक डॉक्ट्रिन क्या है। मोज़ाइक डॉक्ट्रिन का मतलब ये है कि ईरान जैसे कि ये है, मान लो एक स्क्वायर बॉक्स, ये ईरान है, तो अगर इस ईरान का लीडर मर गया, जो कि खबर आई भी है कि मर गया है अली खमीनी, तो मर गया तो अब ये ईरान 31 प्रोविंस में बटेगा। कितने? 31 प्रोविंस में। और हर एक
एक प्रोविंस का एक अकेला लीडर होगा जो कि अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंट होगा। मल्टीपल प्रोविंस, मल्टीपल रूलर और सबकी ऑटोनॉमी। तो अगर ईरान का रूलर मर गया है तो मोज़ाइक डॉक्ट्रिन इंप्लीमेंट हो गई है। अब ईरान 31 प्रोविंस, 31 प्रोविंस में बन गया है। इसीलिए समझे में नहीं आ रहा है यूएस को कि निगोशिएट किससे करना है। एगो से करता है तो दूसरा बोलता है नहीं नहीं मेरा अभी कहाँ हुआ है, अभी तो हम 4 बम मारेंगे। दूसरे से करता है तो तीसरा कहता है नहीं नहीं अभी मेरा सीज फायर नहीं हुआ है, अभी 3 बम हम भी मारेंगे। तो ये 31 प्रोविंस में बट गए हैं मोज़ाइक डॉक्ट्रिन से, और 31 ऑटोनॉमी, 31 डिसीजन मेकिंग है ईरान में अभी चल रही है, क्योंकि लीडर तो मर गया। ये सबसे बड़ी समस्या हो गई यूएस के लिए, खमीनी का मरना। शायद इसीलिए भी बॉडी नहीं मिल रही है, नहीं तो खमेनी जी का अवतरण कहीं ना हो गया होता अभी तक। हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, मर गया भाई, खबर यही है, मर गया, ठीक है। 31 प्रोविंस में ईरान बट चुका है। अब समझे में नहीं आ रहा है कि निगोशिएट किससे करना है। तो अभी आगे आते हैं इस बात पे भी, इसको हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब ईरान कमजोर नहीं है, ये तुमको मोज़ाइक डॉक्ट्रिन हम समझा दिए। अब ईरान की स्ट्रैटेजी देखो, जैसे ही ये लीडर मरे हैं और 31 प्रोविंस में ये बटा है, ये 31 प्रोविंस अलग अलग काम करने लगे हैं। हॉर्मुज़ तो चलो पहले से ब्लॉक था, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल पे कंट्रीज पे अटैक कर दिए, इजराइल पे अटैक कर दिया। ईरान के पास ज्योग्राफिकल सपोर्ट भी है, बताते हैं कैसे। ईरान ड्रोन वॉरफेयर में एक्सपर्ट है। जो मेरे साथ बच्चे दिन भर अभी बैठे रहते हैं उनको तो हम बताए थे यार ईरान को कमज़ोर मत समझ, शायद ड्रोन्स ना 20 से 50 हज़ार डॉलर में बनते हैं और वो बहुत ईजिली जाकर डिस्ट्रॉय करते हैं और कॉस्ट इफिशियंट होते हैं। यूएस का जितना मिलिट्री बजट है ना, मतलब सॉरी ईरान का जितना मिलिट्री बजट है ना टोटल, उस टोटल मिलिट्री बजट का यूएस का एक फ्लाइट का रिपेयरिंग का खर्चा आता है। सोचो ईरान कितने सस्ते टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहा है। इसका शाहिद ड्रोन 20 से 50 हज़ार डॉलर में बनता है, ये एक ही बार 20-20 ड्रोन भेज दे रहा है। अब इस 20 ड्रोन में से एक तो हिट कर जाएगा ना, और उस 19 को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो यूएस का थार्ड और पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम है ना, S-400 जैसा, वो बड़ी हेवी कॉस्टिंग के मिसाइल्स लेता है उसको डिस्ट्रॉय करने में। तो उस शाहिद ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूएस का जो थर्ड मिसाइल है वो बड़े महंगे होते हैं, तो यूएस को इकोनॉमिक बर्डन बहुत फेस करना पड़ा है, ठीक है। अभी आगे की कहानी पे आ रहे हैं, उससे पहले जरा तुम ये समझो ईरान की ज्योग्राफी जो प्रीलिम्स में पूछ सकता है। अब रंगीन ईरान देखो, ध्यान से देखना, नज़र बना के बस देख यार। ऊपर तुमको हम ईरान दिखाए थे ना, तो ईरान का ये वाला जो हिस्सा है ये कैस्पियन सी है, ये वाला जो हिस्सा है ना ये पूरा कैस्पियन सी है, ठीक। ईरान के इस तरफ, ईरान के वेस्ट तरफ जैगरोज माउंटेन है, ईरान के नॉर्थ तरफ अल्ब्रोज माउंटेन है, और यही इस माउंटेन का पूरा एक्सटेंशन है जो कि ईरान को चारों तरफ से माउंटेन्स का, डेंस फॉरेस्ट का सपोर्ट देता है। और ये कैसे हेल्प करता है देखो, ये ईरान अब क्या कर रहा है, पहली बात तो हॉर्मुज ब्लॉक कर दिया, देख पहली बात तो हॉर्मुज ब्लॉक कर दिया। अब हॉर्मुज ब्लॉक कर दिया प्लस ईरान में लग गया हुआ है मोज़ाइक डॉक्ट्रिन। 31 प्रोविंस में ईरान ऐसे ऐसे डिवाइडेड है। देखो ये ऐसे 31 प्रोविंस में ईरान डिवाइडेड है। अब 31 प्रोविंस अपना अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रहा है, कोई कहीं बम मार दे रहा है, कोई कहीं कर दे रहा है। तो वो कह रहे हैं कि अब हम ईरान, देखो जैसे कि इजराइल हो गया, यूएसए हो गया, हम पे अटैक कर रहा है ना, तो हम उन पे नहीं करेंगे, हम उनके पेट्रो डॉलर वाले देश पे करेंगे, यूएई पे करेंगे, कतर पे करेंगे, बहरीन पे करेंगे। कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। देखो ये देखो, ये इसी जंगल में बैठ के धड़ाक से बम मारेंगे, यहाँ बैठ के बम मारेंगे, इसी पहाड़ पे बैठ के बम मारेंगे। और इनको अटैक करना बहुत इजी होता है, लेकिन जब ये वापस से रिटेलिएट करते हैं तो इनके लिए ईरान पे अटैक करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये तो जंगल है, पता नहीं चल रहा है लोकेशन, और ये कहीं से छुप के अटैक कर रहा है। और वो जो अंडरग्राउंड यूरेनियम का काम चल रहा है, देखो तुमको हम बताए थे ना, कहाँ ये देख, यूरेनियम सेव्ड बाय ईरान और अंडरग्राउंड वर्क स्टार्टेड। वो इन्हीं बेस, यहाँ ईरान ने बेस बना रखे हैं, बंकर्स बना रखे हैं, पूरे इन पहाड़ों के अंदर सुरंग बना रखा है। ईरान को कमजोर समझ रहे हो। और सुनो, हम बोले थे ना कि ईरान खाना पानी मुश्किल कर देगा वेस्ट एशिया का। यहाँ पे ना डिसैलिनेशन प्लांट्स लगे हैं जो पानी को
पीने के फॉर्म में ये यूएई, बहरीन, सऊदी इन सब के लिए बनाते हैं। अगर ईरान इन सैलिनेशन प्लांट पे बम मार दिया ना तो वेस्ट एशिया में पानी नहीं मिलेगी। अगर यही हॉर्मुज ब्लॉक रहा ना तो तेल तो छोड़ो, वेस्ट एशिया में एग्रीकल्चर नहीं होता है। 90% वेस्ट एशिया में एग्रीकल्चर फूड जो है इंपोर्ट होता है हॉर्मुज से। खाना नहीं मिलेगा वेस्ट एशिया को। आसान मत समझो, ये सीज फायर ईरान ने इनिशिएट नहीं किया है, यूएस इनिशिएट किया है। अभी बता रहे हैं रहस्य तुमको, ठीक। अब ईरान देखो, अब ये मैप समझने, अब ये मैप पूछ सकता है भाई, अल्ब्रोज, जैग्रोस, कैस्पियन सी, कुवैत की लोकेशन, इसको क्लियर कर देते हैं। कुवैत की लोकेशन, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, और इसी पूरे को तुम नीचे ऐसे वेस्ट एशिया कहती हो, ठीक। और नीचे से बाबल मंदेब स्ट्रेट निकल जाता है, ठीक, जो कि यहां तुम देखे हो पहले वाले में, ये वेस्ट एशिया। और नीचे वेस्ट एशिया के नीचे से बाबल मंदेब स्ट्रेट निकलता है, कराए हुए हैं सब। चल, अब रंगीन ईरान देख लिए, प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं ये फॉरेस्ट और मैपिंग वगैरह का जो सवाल आता है, ठीक, तो देख लेना। और देखो यार, अब ईरान के पास क्या क्या है, ज्योग्राफिकल सपोर्ट है, माउंटेन्स का, अंडरग्राउंड बेस बना रखे हैं। ईरान का जो ड्रोन है, शाहेद ड्रोन, जो तुमको हम बताए, बड़ी सस्ता है, 20 से 50 हज़ार डॉलर में बन जाता है, तो काफ़ी इफिशियंट है ईरान के लिए ये। मोज़ाइक डॉक्ट्रिन इम्प्लीमेंट हो चुका है, 31 कमांड सेंटर में ईरान टूट के डिवाइड हो चुका है। किससे बात करना है पता नहीं चल रहा है, यूएस किससे निगोशिएट करेगा यही उसको समझ नहीं आ रहा है। मल्टीपल प्रोविंसेस, मल्टीपल ऑटोनोमी, कोई नहीं है निगोशिएट करने के लिए। कोई एक जाता है निगोशिएट करने, दूसरा वाला बम मार देता है तब तक। साथ ही साथ ईरान ने कहा है कि हम यूएस के बेसिस जहाँ जहाँ पे हैं, जहाँ जहाँ पेट्रो डॉलर का कॉन्सेप्ट चल रहा है, उन सब कंट्रीज को मारो। तो इजराइल को मार रहा है, जीसीसी को मार रहा है, पूरा पेट्रो डॉलर को डिस्टर्ब कर रहा है, यूएस के बेस को डिस्टर्ब कर रहा है, और इस सब के कंधे पे हाथ रखा हुआ है ईरान के। कौन? एक तरफ से चाइना, एक तरफ रसिया। लो पैसा, मारो बम। साथ ही साथ ईरान के प्रॉक्सी वॉर जिसने स्टार्ट करा है खमीनी ने, हिजबुल्ला, हुथीस, हमास, ये अलग कारनामा किए हुए हैं, ठीक। तो हम यूएसए को कमज़ोर नहीं बता रहे हैं, लेकिन जितने इजीली तरीके से यूएस ने बम मारे जा रहा है ईरान पे, तो ईरान को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। क्योस करा देगा वो अगर ये चला वो ज़्यादा लंबा तो चलेगा नहीं। अभी हम आगे आते हैं, बताते हैं। ये बीच में रुकेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर रुकेंगे, इसका इनका कुछ होना नहीं है, ठीक। तो मोज़ाइक डॉक्ट्रिन लगा हुआ है, जीसीसी पे ये लोग अटैक कर रहे हैं, और चाइना रसिया पूरा इनको सपोर्ट कर रहा है। एक और फैक्ट देखो यार, तुमको हम बता रहे हैं, ईरान ना इतना बड़ा है और इजराइल इतना छोटा है, जी, बहरीन इतना छोटा है, कुवैत इतना छोटा है। तो ये अगर बम मार रहा है ना, तो डिस्टेंस और इम्पैक्ट बड़ा दूर दूर तक हो रहा है, मतलब गैप ज़्यादा हो रहा है। तो ईरान एब्जॉर्व कर ले रहा है उस सारे अटैक को, क्योंकि ईरान एरिया वाइज बड़ा है और इन लोगों को ज़्यादा मिसाइल मारना पड़ रहा है ईरान में डिस्ट्रक्शन करने के लिए। तो वॉर इनके लिए महंगा हो रहा है। जबकि ईरान एक बम मारता है, आधा इजराइल बर्बाद हो जाता है, आधा इजराइल इकोनॉमिक लॉस में डूब जाता है, क्योंकि वो लोग छोटे एरिया वाले देश हैं। तो वही लिखा है, देखो, एक फायदा तो ये भी है कि ईरान एब्जॉर्ब्स मोर शॉक एज एरिया वाइज बिग, वाइल इजराइल, कुवैत एक्सेट्रा बहुत छोटे देश हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत हेवी डिस्ट्रक्शन। इजराइल में तो बहुत हेवी डिस्ट्रक्शन हुआ है। ये थार्ड और पैट्रियट मिसाइल, जैसे हमारा S-400 बहुत अभी न्यूज़ में आया था ना ऑपरेशन सिंदूर के टाइम, वैसे ही ये यूएसए के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। थर्ड और S-400 का डिबेट हम करते आए हैं यार काफ़ी टाइम से, कि इंडिया ने S-400 को क्यों प्रेफर किया इंस्टीड ऑफ थार। और सुनो, ये एक थर्ड की जो मिसाइल आती है ना, वो इतनी महंगी आती है कि उसमें शाहेद का 335-40 ड्रोन आ जाएगा। तो ईरान क्या करता है, 10 ड्रोन भेजा। अब 10 ड्रोन को न्यूट्रलाइज करने के लिए थर्ड का 10 मिसाइल चाहिए ना। अब 10 में से अगर एक ड्रोन भी हिट कर गया तो यूएस के लिए बड़ी तबाही, लेकिन अगर उस 10 को न्यूट्रलाइज करना है तो 10 मिसाइल चाहिए। पैसा कितना खर्चा होगा यूएस का सोचो, क्योंकि बंदूक ऐसा थोड़ी ना है कि तुम्हारे पास है तो धड़ाधड़ चलाए जाओगे। मैगजीन खाली तो होगी, कभी कभी तो लोड करना होगा गोली, और गोली फ्री में थोड़ी आएगा, खरीदना होगा, बनाना होगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक लॉस होता है। इसीलिए ये जो 14 दिन का
सीज फायर हुआ है ना, ये बस एक स्ट्रेटजिक पॉज है जो यूएसए ने इनिशिएट कराया है। ये बस एक रणनीति, नई रणनीति बनाने के लिए एक शांति की गई भी है कि भाई तू भी थोड़ा अपना लॉस कंपनसेट कर, हम भी थोड़ा पैसा वैसा का जुगाड़ करते हैं, 2 महीना बाद फिर लड़ेंगे। अबे प्रिडिक्ट करके दे रहे हैं, दे विल फाइट अगेन, फिर लड़ेंगे। बताओ यार, प्रिडिक्शन कर रहे हैं। चलो, अब ये पाकिस्तान कहाँ से आ गया? अबे यार, पाकिस्तान के देश में तो पता नहीं कौन एक अननोन गनमैन घूम रहा है जो इंडिया के सारे जितने ये टेररिस्ट हैं उनको मारे जा रहा है। बैकडोर डिप्लोमेसी। बताओ, 10 दिन पहले हमजा मारा गया पिंडी रोड थाने के पास। अभी 2 दिन पहले लेट का कमांडर मारा गया है, दूसरा जो पार्लियामेंट अटैक में इन्वॉल्व था। पूरी फ्रेमिंग उसने की थी 2 दिन पहले। नाम क्या उसका, खालिद क्या करके नाम है। अरे 2 दिन पहले केपी में, खैबर पख्तूनवा रीजन में मरा है पाकिस्तान में। 2 गोली सर, 3 गोली सीना, 5 गोली। वही अननोन गनमैन आते हैं, 2 बाइकर मार के चले जाते हैं। तो ये कौन है अननोन गनमैन जो पाकिस्तान में मार के जा रहा है? और सिर्फ इंडिया के ही उन टेररिस्ट को मार रहा है जो इंडिया में कभी ना कभी अटैक किए हुए थे। पार्लियामेंट 26 से 11, इन्हीं सब में इन्वॉल्व जो आतंकवादी, कांधार हाईजैक, इन्हीं सब में जो इन्वॉल्व है ना टेररिस्ट, उसी को यह नॉन गनमैन ठोक रहा है। बैकडोर डिप्लोमेसी। तो यार, डिप्लोमेसी जो तुम्हें दिखती है ना, वो तो चलो 25-30% है, ठीक है, लेकिन असली तो बैकडोर एंट्री है। अब बड़ी इफिशियंट होती है ये बैकडोर एंट्री वाली, रिश्ते को बहुत मजबूत बना के रखती है। दुनिया चाहे जो कहे, अंदर 2 आदमी बैठ के डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा ये मकसद रहेगा। इंडिया और अफगानिस्तान के साथ क्या हुआ है? आइडियलिज्म का जोगा पहन के इंडिया ये कह रहा था कि नहीं, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हमारे उसूल सिद्धांत हैं, लेकिन ज़रूरत क्या थी? रियलिज्म की। इसलिए बैकडोर एंट्री शुरू हुआ। और आज इंडिया और अफ़गानिस्तान के रिश्ते अगर हम बात करें तो जहाँ तक मेरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की समझ है, हम एक स्टेटमेंट कई बार यूज़ किए हैं कि इंडिया इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट ग्लोबल लेवल बट व्हेन इट्स कम टू इट्स नेबर्स इट इज़ एट इट्स वीकेस्ट। लेकिन इन्हीं वीकेस्ट नेबर्स में अगर हम बात करें कि इंडिया आज के डेट में आंख बंद करके किस पे सबसे ज़्यादा भरोसा कर सकता है, वो है अफगानिस्तान, और कोई नहीं। ठीक है, तो अगर प्रायोरिटी सेट करने की बात आएगी तो ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान पे हम अंधा विश्वास कर लेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान में भी प्रॉक्सी बहुत बैठे हैं। ठीक है, अभी भी अफगानिस्तान स्टेबलाइज नहीं हुआ है, लेकिन बाकी सब के कंपैरिजन में हाँ, ईरान की जो अभी गवर्नेंस चल रही है ना, वो इंडिया के फेवर में तो है, क्योंकि वो एज ए इंडिया को मोस्ट ट्रस्टवर्दी और रिलायबल पार्टनर देख रही है कि इंडिया कभी धोखा नहीं देता है। और बाकी पड़ोसी जानते हैं ये बात, लेकिन कुछ जन्मजात कुत्ते पैदा होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान को देखो, इसीलिए ये इन्वॉल्व है। अब इससे रिश्ता अच्छा हो जाएगा ना अफगानिस्तान से हमारा, देख, इससे रिश्ता अच्छा हो जाएगा ना अफगानिस्तान से, तो फिर 5-7 साल वाली बाद ये बीच का ये जो पाकिस्तान है, थोड़ा डाउटे लग रहा है कि अभी जो इंडिया की डिप्लोमेसी हो गई है ना, इंडिया बैकडोर डिप्लोमेसी, बैकडोर एंट्री को ज़्यादा फोकस कर रहा है। बैकडोर एंट्री तुमको हम कराए थे, बाकी का पता नहीं तुमको कराए थे। बैकडोर एंट्री का तो एक मतलब तुमको बता दिए क्या होता है, दूसरा मतलब बस तुमको जानना जरूरी है, तुमको पता है। ठीक है, चल मिलते हैं फिर डेली। यार समझ नहीं आ रहा है कि अब हम क्या बनाएं, क्योंकि करंट अफेयर बनाएंगे भी तो 15-20 दिन कोई उसका रेलेवेंस नहीं रहेगा, काम का नहीं है। मुझे पता नहीं था कि तुम देख रहे हो, पता होता तो बंद नहीं होता बनना। खैर कोई बात नहीं, अभी 24 मई तक 2 दिन 3 दिन पे एक वीडियो पक्की बात है मैं डाल दूंगा, कोई ऐसे भी। अच्छा हाँ, 2026 वाले बच्चे प्रीलिम्स वाले जो है ना, वो बस ये वीडियो देख लेना, इसमें तुम्हारे काम के प्रीलिम्स के इन्फॉर्मेशन है। अब आने वाला जितना वीडियो हम डालेंगे वो मेरे विल पे है, किसी ने फरमाइश की है, मुझे उसकी फरमाइश पूरी करनी है, सीधी बात। मैं वीडियो बनाऊंगा वो तुम्हारे 26 के प्रीलिम्स के काम का नहीं होगा। इसलिए मेरे साथ जो भी 2-3 बच्चे देख रहे हो, तुम मेरे आने वाले वीडियोज़ को छोड़ सकते हो प्रीलिम्स तक, ये देख लेना, क्योंकि ये इसमें प्रीलिम्स के फैक्ट हैं। बाकी तू देखती रहना 24 मई को। 24 मई को फिर देखते हैं क्या करना है। ठीक, चल ध्यान रखो, मिलते हैं फिर।